जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज 16 तारीख और 16 तारीख को आपका 11th का एनुअल पेपर होने वाला है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आज आपका 16 मार्च है और 16 मार्च का आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है क्लास 11th के बच्चों के लिए। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि आज हम जो पेपर कराने वाले हैं ना, वो इस समय कराने का मेरा ये मकसद है कि ये 100% ओरिजिनल है। आपको जाना है और अपने एग्जाम में चिपका देना है। बहुत सारे लोगों के द्वारा हमने देखा है कि केवल आपको प्रश्न बता दिए जाते हैं, लेकिन हमने उसका आंसर लिख कर और तब आपके सामने लेके आया हूँ। विद्यार्थी जी, तो ये आपको आंसर देख के जाना है और आंसर अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में जहां भी प्रश्न आपको मिले उस पर चिपका देना है, ठीक है। तो विद्यार्थी जी, ये आपका 2026 का एनुअल का पेपर हो है, ठीक है। और आपको लिख लेके जाना है और आपको अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में चिपका के आना है, क्योंकि यदि आप इसमें पास नहीं होंगे ना तो आगे 12th में आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिन देरी करते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में 11th के बच्चों के लिए 16 मार्च को आने वाला है। बच्चे, प्रश्न है जो बहुत आसान है, 2-2 लाइन में आप लिख सकते हैं। हमने आपको लिख के बताया है, सेम डिटो आप जाके आसानी से चिपका सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहला प्रश्न कुछ करके आएगा, कुछ महत्वपूर्ण गेस प्रश्न है, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया आपसे कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिमान कण की क्रांतिक चाल का सूत्र निकाले, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिमान कण की क्रांतिक चाल का सूत्र निकाला। देखिए उत्तर इसका देखिए कितना सटीक है बाबू। ऊर्ध्वाधर वृत्त से शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। आपको लिखना है कि क्रांतिक वेग अर्थात क्रांतिक चाल क्या होता है, तो आपको लिखना है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त से शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, ठीक है। यूसी बराबर डेल्टा आरजी होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है और जी जो है ना बाबू वो आपका गुरुत्वीय त्वरण है। क्या बाबू? गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होता है लगभग 10 के बराबर, ठीक है। और आर जो है आपका वृत्त की त्रिज्या है जहां, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आप लोग से बिहार बोर्ड में? बाबू अगला प्रश्न आप लोग से पूछा गया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रमाणित करें। देखिए बाबू, हर बार प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड 11th के एग्जाम में कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। बाबू कार्य ऊर्जा प्रमेय मैं आपको बताऊं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पे किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, इसे ही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। बबुआ इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। डब्ल्यू बराबर जानते हो क्या होता है? डेल्टा के ई होता है। क्या बबुआ? डेल्टा के ई होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि घूर्णन त्रिज्या को परिभाषा दे और उसकी मात्रक को लिखे। बबुआ घूर्णन त्रिज्या क्या होता है? कि वह दूरी जिस पर द्रव्यमान के केंद्र से मान लेने पर जड़त्व आघूर्ण समान हो उसे घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। अब इसका हम लोग सूत्र देखेंगे, इसका सूत्र भी पूछा है विद्यार्थी जी। इसका सूत्र होता है K इंटू एल बाई एम, डेल्टा एल बाई एम, ठीक है। इसका एसआई मात्रक हम देखें ना विद्यार्थी जी, तो ये हो जाएगा मीटर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 4 नंबर होने वाला है कि समझाएं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलता है। बबुआ समझाइए कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलते रहता है। तो सुनिए, पृथ्वी पर 9 का मान हर जगह समान रहता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार पूर्ण गोल नहीं है। बाबू क्यों बदलते रहता है? क्योंकि पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोल नहीं है, पृथ्वी घूर्णन करती रहती है। ऊंचाई और गहराई बदलने से 9 बदलते रहता है, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पलायन वेग से आप क्या समझते हैं? ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछता है, तो क्यों ना इसको भी निपटाया जाए कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सके, वह न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सके ना बाबू, उसे पलायन वेग कहते हैं। देखिए ये इसका सूत्र रहा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बाबू कि रबड़ के उपेक्षा इस्पात अधिक प्रत्यास्था क्यों माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्योंकि स्टील का रबड़ से अधिक होता है, इसलिए स्टील अपनी मूल अवस्था में जल्दी लौटता है, ठीक है बाबू। ये आपके प्रश्न थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि किन स्थितियों में सरल लोलक की गति सरल आवर्त होती है? बाबू किन स्थितियों में सरल लोलक की जो गति होती है ना वो सरल आवर्त होती है? तो सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति तब होती है जब दोलन की कण बहुत छोटा हो, अर्थात 0 से मतलब 10 डिग्री बड़ा हो और 0 छोटा हो, घूर्णन नगण्य हो, ठीक है बाबू, तब आपका वो होता है, ठीक है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। बाबू वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती है न्यूनतम सतह क्षेत्र लेने की कोशिश करती है, इसलिए वे गोलाकार बन जाती है। बबुआ ये सेम प्रश्न आपको जाके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आज 16 मार्च को होने वाला है, सेम जाके आप चिपका सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सटीक और आंसर होने वाला है, जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा और आप पास हो जाइएगा। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्यों घटती है? तो तापमान बढ़ने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है और आंतरिक घर्षण कम हो जाता है, इसलिए श्यानता कम होती है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धारा रेखीय गति और विक्षुब्ध गति में अंतर स्पष्ट करें। जो धारा रेखीय गति होती है और विक्षुब्ध गति जो होती है उसमें अंतर। तो धारा रेखीय गति और विक्षुब्ध गति में निम्नलिखित अंतर है। एक धारा रेखीय गति, इधर लिख रहे हैं आपको विक्षुब्ध रेखीय गति। जैसे लिखे हम वैसे लिखना है, बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, देखिए बाबू द्रव कण नियमित रेखा में चलते हैं, कण अनियमित तरीके से चलते हैं, वेग कम होता है, वेग अधिक होता है, मिश्रण कम होता है, मिश्रण अधिक होता है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये होने वाला कि पानी की अपेक्षा दूध जल्दी उबलता है क्यों? विद्यार्थी जी ये कंसेप्ट बेसिक प्रश्न है। इसमें देखिए कि पानी की अपेक्षा दूध क्यों जल्दी उबल जाता है, ये पूछा है। तो दूध में वसा और अन्य घुलनशील पदार्थ होते हैं, जिससे उनकी ऊष्मा संचरण पानी से अलग होता है, इसलिए कई परिस्थितियों में दूध पानी की तुलना में जल्दी उबलता दिखाई देता है। ठीक है बाबू, क्यों? ऊष्मा संचरण के कारण। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा कि चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों होता है? बिहार बोर्ड कक्षा 11th के बच्चों के लिए ऐसे प्रश्न पूछा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, इसी कारण वह गैसों का अपने पास रोककर नहीं रख पाता है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बाबू अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गैसों के गतिज सिद्धांत पर निरपेक्ष शून्य की व्याख्या करें। गैसों की गतिज सिद्धांत पे निरपेक्ष शून्य की व्याख्या करना है। देखिए आपको लिखना क्या है कि गतिज सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणुओं की गति तापमान पर निर्भर करती है। क्या बाबू? गतिज सिद्धांत के अनुसार गैसों की अणुओं की गति जो होती है ना, वो तापमान पर निर्भर करती है बबुआ। जब तापमान इतना कम हो जाए कि अणुओं की गति लगभग समाप्त हो जाए, तो उस तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, इसका मान जानते हैं -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछता है कक्षा 11th के बच्चों के लिए कि ऊष्मा गति के प्रथम नियम को लिखे। बाबू ऊष्मा चालकता गुणांक वह भौतिक राशि है जो बताती है कि कोई पदार्थ ऊष्मा को कितनी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। इसका SI मात्रक बाबू होता है आपका W/m(k). ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड में ये भी बार बार पूछता है कि ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है। बाबू ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसे ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। देखिए गर्म वस्तुओं से ऊष्मा क्षय के द्वारा किन किन बातों को निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होना है कि गर्म वस्तु ऊष्मा निकलने की दर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देखिए पहला आपका होता है वस्तु का तापमान। क्या बाबू? वस्तु का तापमान। ठीक है, आसपास का वातावरण। दूसरा आपका आसपास का वातावरण हो जाएगा। तीसरा आपका वस्तु का सतह का क्षेत्रफल होगा और चौथा बाबू आपका होगा वस्तु की प्रकृति। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कृष्ण पिंड से आप क्या समझते हैं? ये भी 11th के बच्चों के लिए बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थी जी कि कृष्ण पिंड वह आदर्श वस्तु है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विकिरण की कृष्ण पिंड वह आदर्श वस्तु है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विकिरण की पूरी तरह से आवेशित कर लेती है और किसी भी विकिरण को परिवर्तित नहीं करती है। बाबू यह एक ऐसा पिंड होता है ना जो सूर्य से आने वाले जितने भी सारे किरणें हो ना उसको अवशोषित कर लेती है और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है, अर्थात उसे परिवर्तित नहीं करती है। इसे ही कृष्ण पिंड कहा जाता है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बीच अंतर। बाबू अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बीच अंतर लिखना है। देखिए हम कैसे लिखे हैं, सेम डिटो आपको जाके वहां पे चिपकाना है। यहाँ पे लिखना है अनुप्रस्थ तरंग, इधर लिखना है अनुदैर्ध्य तरंग। फर्स्ट पॉइंट लिखना है कोणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। इधर लिखना है कोणों का कंपन तरंग की दिशा के समांतर होता है। यहाँ पे लंबवत होता है और इधर समांतर होता है। बाबू 19 नंबर देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 19 नंबर कौन सा प्रश्न है बाबू, हम लोग देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न होने वाला कि दाब के परिवर्तन से हवा में ध्वनि की चाल क्यों परिवर्तित होता है? हवा में ध्वनियों का चाल मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर करती है। दाब बढ़ने या घटने पर घनत्व भी बढ़ता है और घटता रहता है, उसी समानुपात में बदल जाता है, इसलिए ध्वनि की चाल लगभग समान रहती है।
बाबू ये जो आपका लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, जो आपके लघु यहाँ पे समाप्त होने वाले, उसके बाद हम लोग दीर्घ पे चर्चा करेंगे कि अनुनादी और प्रणोदित कंपन से आप क्या, अनुनादित कंपन और प्रणोदित कंपन। ठीक है, जब किसी वस्तु की प्रकृति आवृत्ति बराबर बाहरी आवृत्ति लगाई जाती है तो उसे अनुनादी कंपन कहते हैं, और जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाकर उसे कंपन कराया जाता है तो उसे प्रणोदित कंपन कहते हैं। ठीक है बबुआ, अगला प्रश्न हमसे पूछा है कंपन का आयाम बहुत बढ़ जाता है, कब कंपन का आयाम कब बढ़ जाता है? ठीक है, और उसे प्रणोदित कंपन भी कहा जाता है। अब आए हम लोग दीर्घ पे। बाबू दीर्घ पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा प्रश्न? दीर्घ के प्रश्न पे। ठीक है, आइए दीर्घ के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है दीर्घ में इस बार। इसको आप बना के आइएगा क्योंकि इससे 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है बाबू, अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखिए बाबू, अभिकेंद्र बल अक्सर होता क्या कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करता है ना, तो उस वस्तु को वृत्त के केंद्र की ओर खींचने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। अब देखिए, यह बल वस्तु को वृत्ताकार मार्ग बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, और इसकी दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। बाबू, इसकी जो दिशा होती है वो वृत्त के केंद्र की ओर होती है, अर्थात वृत्त के जो मिडिल पॉइंट होता है ना उसकी ओर होती है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम कुछ लेंगे। ठीक है, देखिए, ग्रहों का सूर्य की चारों ओर घूमना। ठीक है, पत्थरों का रस्सी से बांध कर घुमाना। ठीक है, एक पॉइंट पे। ठीक है बाबू, ये सभी अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अब देखिए, अभिकेंद्र बल का व्यंजक देखिए बाबू, अभिकेंद्र बल का व्यंजक हम ज्ञात कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु m है जो द्रव्यमान की कमी की है। ठीक है, v जो है वेग से चल रही है, और r जो है त्रिज्या वाले वृत्त की गति की कर रही है। ठीक है, तब उस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल बाबू, तब उस पर लगने वाले जो अभिकेंद्र बल होगा ना, वो आपका क्या होगा कि F बराबर mv² r होगा। ठीक है, जहां F जो आपका होगा वो अभिकेंद्र बल होगा, m जो होगा आपका वस्तु का द्रव्यमान होगा, v जो होगा आपका वेग होगा, r जो होगा वो वृत्त की त्रिज्या होगी। बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछे, अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि वृत्ताकार गति से वस्तु के केंद्र की ओर बनाए रखने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। ठीक है बबुआ, अब देखिए अगला प्रश्न आपसे दीर्घ में पूछा गया है कि सिद्धांत के साथ व्याख्या करें कि खुले आर्गन पाइप से निकला स्वर्ण बंध आर्गन पाइप के स्वर्ण से ज्यादा मधुर होता है। ये भी आपके दीर्घ में पूछा गया है, जिसमें से 20 प्रश्न आपका जो था ना बबुआ लघु में था, जिसको हम लोग 20 कराए, और आपको 6 प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घ में, जिसमें से हम मात्र 3 ही कराएंगे क्योंकि 3 ही कराना होता है और 3 ही आपको चिपका के आना है। बबुआ, खुले आर्गन पाइप में दोनों सिरों पर वायु स्वतंत्र रूप से कंपन कर सकती है, जिससे अधिक हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। अगला देखिए कि जबकि बंद आर्गन पाइप में केवल एक सिरा खुला रहता है, इसलिए इसमें कम हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है। अधिक हार्मोनिक्स होने के कारण खुले आर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि अधिक मधुर और सुरीली होती है। लास्ट प्रश्न आपका है कि रिपोज प्रक्रम के लिए दबाव और आयतन के संबंध निकाले। तो उस प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इस प्रक्रिया में दाब और आयतन के बीच संबंध होता है। PVY जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, जहाँ P आपका दाब होता है, V जो होता है आपका आयतन होता है। ठीक है, और जो V आयतन होता है और दोनों कांस्टेंट अर्थात गैसों का अनुपात होता है CP बराबर CV। ठीक है बच्चों, यही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में, कक्षा 11th के एग्जाम में, एनुअल के एग्जाम में चिपका के आना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं, तो सेम डिटो आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में चिपका देना है। चलिए बच्चों, जय हिंद।